आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। कानपुर की शत्रु संपत्तियों के बारे में आपसे बात करते हुए मैंने अपने गुज़िश्ता एपिसोड में ये बात वाज़े की थी कि जैसा मामला कानपुर में चल रहा है और जिस तरह की कार्रवाई यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एक ऐसे ही कार्रवाई समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर मोहम्मद आज़म खां साहब, उनके ख़िलाफ़ भी रामपुर में हो रही है। क्योंकि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी जो अपनी कायम की थी, उसमें जो जायदादें हड़प करके उसकी जायदाद में मिलाई थी, उनमें जौहर यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ज़मीनें और ज़्यादातर जायदादें वो थीं जो शत्रु संपत्तियाँ थीं, वक्फ़ की जायदादें भी थीं। और इन्होंने वक्फ़ की जायदादों को शत्रु संपत्ति में ट्रांसफ़र करवाया, फिर शत्रु संपत्ति के ट्रांसफ़र को कुछ जायदादें थी उनको वक्फ़ में कराया। ये सब घेलबाजी की। अपना इनके पास हुकूमत थी, इनका पावर था, इनकी वजारत थी, इनके इशारों पर नाचने वाले सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, रामपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे लोग जो ये सब कागजी कार्रवाइयाँ करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। तो लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये हुई कि ख़ुद आज़म खां की इस तमाम हरकतों के ख़िलाफ़ शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़ुफ़र फ़ारूक़ी और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी, इन दोनों ने आज़म खां के ख़िलाफ़ एक हलफिया बयान दे करके बताया कि साहब हमारे ऊपर दबाव डाल करके इन्होंने ये सब घपलेबाजी कराई है। सब मामला कोर्ट के सामने। और जैसा कि मैंने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के कुछ वकला से बात की है ज़ाती तौर पर और केस की स्टडी की है, मैं भी एक कानून का तालिब इल्म रहा हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसे इस मामले में आज़म खां साहब को कम से कम इतनी सज़ा तो हो ही जाएगी कि अब ये ज़िंदगी भर के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए जाएँ। अगर ऐसा होता है तो समझिए हिंदुस्तानी सियासत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी सियासत को हिंदू मुस्लिम फ़रक़ा परस्ती के नाम पर जिन लोगों ने गंदा किया है, उनमें आज़म खां भी एक बहुत बड़ा नाम है। जिस इलाके में 10,000 सेकुलर हिंदू रहते हो, वहाँ जाके आज़म खां की एक तकरीर अगर हो जाए तो कम से कम 5,000 सेकुलर लोग जो हैं उनका दिमाग बदल जाएगा। ये मेरा अपनी स्टडी है। मैं जानता हूँ कि ये शख्स बग़ैर फ़िरका परस्ती फैलाए अपनी कोई बात कह ही नहीं सकता। खैर, वो एक अलग मसला है। अब रामपुर की जो नवाबीन की प्रॉपर्टी थी और नवाब ऑफ रामपुर के जो रिश्तेदार पाकिस्तान या और दूसरे ममालिक में तर्क वतन करके चले गए थे, उनमें कुछ लोग ईरान भी गए। लेकिन ईरान हमारा शत्रु देश नहीं है। हमारा शत्रु देश 1968 की शत्रु संपत्ति एक्ट का जो वजाहत करता है, उसमें चीन और पाकिस्तान ख़ास तौर पर दो मुल्कों का ही नाम लिया गया है कि यहाँ जो लोग चले गए और उनकी जायदाद हिंदुस्तान में रह गई तो वो शत्रु संपत्ति है। अब आइए कानपुर की तरफ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो थे यानी शाहिद हलीम साहब ने बरतानिया के पासपोर्ट पर आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्रिटिश नागरिक, जब वो ब्रिटेन के पासपोर्ट पे आए तो उनको एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर जो प्रोटोकॉल हमारे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देना था, वो उनको दिया। और अब उनको अपनी जायदाद बेचने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से एक एनओसी चाहिए था। वो एनओसी भी उन्होंने एक ब्रिटिश नागरिक की हैसियत से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कानपुर से ले लिया। अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि शायद जैसा कि मैंने सुना है कि वो एनओसी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जब तमाम मामला प्रकाश में आया, लिखा पढ़ी हुई कैसर जहाँ की, तो कैसर जहाँ की लिखा पढ़ी पे या शफीकुल्लाह गाजी की लिखा पढ़ी पर या सैयद अदीबुल क़द्र की लिखा पढ़ी पर या मोहम्मद अहमद जमाल साहब के कार्रवाइयों पर अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना वो एनओसी कैंसिल कर दिया है। लेकिन अब कैंसिल करने से क्या फ़ायदा? अब आप कोई जायदाद बची तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सारा मामला तो ये है कि सब जायदाद जितनी थी वो सब दे दी गई हिबानामे से और पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामे के ज़रिए से बिल्डर को दे दी गई, दलाल को दे दी गई, जिसको चाहा उसको दे दी गई। और इस सब काम में तारिक इब्राहिम ने खूब दोनों हाथों से। अब इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप तो सब वाक़या समझ ही गए हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अब्दुल गफ़्फ़ार एडवोकेट साहब के जो
कैंप के लोग हैं और जो उनकी लीगल टीम है वो ये कह रही है कि कैसर जहां ने शाहिद हलीम के फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं। अब ये मामला, अब उनकी बर्डन ऑफ प्रूफ तो उन्हीं के कांधों पर जाता है कि वो साबित करें कि वो पासपोर्ट जो है वो फर्जी है या असली है। अब इसका जो भी सूरत हाल है मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात सोच कर आपको हैरत होगी कि जब शाहिद हलीम साहब की तमाम जायदादें यहाँ बिकी तो वो बरतानिया में थे या पाकिस्तान में, जहाँ थे उन्होंने अपने पैसों का तकाजा तारिक इब्राहिम से किया था, क्योंकि तारिक इब्राहिम को ही वो सब सोच के महमूद हलीम साहब के दामाद तारिक इब्राहिम साहब को यहाँ दे के गए थे। जब उन्होंने उन तमाम अपने पैसों का मुतालबा किया तो पैसा कहाँ देने वाले थे। और दूसरी बात यह कि अब इतनी लिखा पढ़ी हो गई थी कि शाहिद हलीम की हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान में कदम रखें, क्योंकि जैसे ही कदम रखते हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में फेरा में पकड़ लिए जाते या अपनी शहरियत छुपाने के मामले में, या कोई पुलिस तो पकड़ने के लिए कोई बहाना ही चाहती है। इतनी लिखा पढ़ी हो ही चुकी थी कि शाहिद हलीम ने यहाँ कदम रखना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उन्होंने तारिक इब्राहिम को मुसीबत में डालने के लिए एक काम किया। उन्होंने इंग्लैंड में या पाकिस्तान में, अभी इसकी जानकारी हमारे पास पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मुरादाबाद जिगर कॉलोनी के रहने वाले एक शख्स जो जिनका नाम वासिफ अजीम था, ये नाम याद रखिएगा, वासिफ अजीम, जिगर कॉलोनी, मुरादाबाद, इस शख्स के नाम अपनी तमाम जायदादों की विल कर दी। जाओ अब से आज मैं तमाम मनकूला गैर मनकूला जितनी जायदाद हिंदुस्तान में है, कानपुर में, सब तुम्हारे नाम में करता हूँ। वासिफ अजीम साहब बड़े कर्रोफर के साथ साहब वापस आए इंडिया, मुरादाबाद आए, फिर कानपुर आए उन जायदादों को देखने, और उनका साहब वो जा कर के सीधे तारिक इब्राहिम से टकराए। तारिक इब्राहिम ने उनका पाला ऐसे गुंडों से सामने करा दिया, ऐसे माफियाओं से, जिनको ये कहना था कि साहब वो शाहिद हलीम साहब मेरे पास 20 लाख मेरे बाकी हैं, मेरे 15 लाख बाकी हैं, मेरे 44 लाख बाकी हैं। तो नतीजे के तौर पर वासिफ अजीम इस तरह से यहाँ से भागा जैसे गधे के सर से सींग, और पलट कर आज तक उसने कानपुर की तरफ रुख नहीं किया कि वो जो तमाम जायदादें जो हमें शाहिद हलीम ने अपनी विल के ज़रिए, अपनी वसीयत के ज़रिए मालिक को मुख्तार बनाया था, हमारे नाम मुंतकिल की थी, वो किस हाल में हैं, क्या कर रही हैं। अब साहब ये तो हो गया। अब यहाँ के जो लोग थे उनमें जब हड़कंप मची तो अब सब तमाम ये सब तय करने लगे कि साहब होगा क्या। अच्छा, इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि एक कानपुर के एक बहुत सीनियर वकील थे, उनका नाम था शाह बशीर आलम साहब। वो मेरा मतलब बिल्कुल अवाइल उम्री का ज़माना था, मैंने उनको देखा है और मैं कचहरी जाता था, मेरे भाई भी वकील थे, मैं उनके साथ जाता था। और शाह बशीर आलम साहब से मैं मुलाकात भी मुझे हुई है, लेकिन मैं बहुत बचपन में था, मैंने देखा था उन्हें। लेकिन बाद में वो 57-58 के आसपास, वो चूँकि उनके लड़के पहले ही 47 में पाकिस्तान जा चुके थे और बहुत अच्छी तरह से 10 साल के अंदर इस्टेब्लिश हो गए, तो शाह बशीर आलम साहब भी कानपुर छोड़कर चले गए पाकिस्तान। और उस वक्त शाह बशीर आलम साहब के बस्ते के ऊपर एक टाइपिस्ट था, एक लड़का जो उनके फ़ाइलों की मतलब नकूल बनाया करता था। उस ज़माने में फ़ोटो कापियाँ तो थी नहीं, टाइपिंग ही सही सब काम होता था, वो भी मैनुअल टाइप खटर पटर वाला, जो अब हमारे कानपुर में फ़हीमाबाद में शायद विलायतुल्लाह साहब के इंस्टीट्यूट में हो तो हो, अदरवाइज़ अब दिखाई तो नहीं देता। हो सकता है किसी पुराने ज़माने की कचहरियों में भी पड़ा हो, अब तो वो एंटीक पीस हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो उस मैनुअल टाइपराइटर पे ये क्लर्क थे, मगर धीरे धीरे इनको मालूम था कि मुझको आगे जा कर के वकील बनना है, तो इन्होंने अपनी तालीमी लियाकत बढ़ाई और वकील हो गए। अब्दुल गफ्फार साहब वही वकील हैं। और ये पूरी तरह से शाह बशीर आलम साहब के साथ, चूँकि शाह बशीर आलम साहब SM बशीर के ख़ानदान के और महमूद हलीम के ख़ानदान के तमाम मामलात के वकील थे, पैरवी करते थे उनके मामलात की, तो अब्दुल गफ्फार एडवोकेट साहब इस तमाम मामले को समझते थे। और ये जो बिल्डर का जो और क्या नाम है प्रॉपर्टी डीलर का और दलाल का सारा काम जो हुआ है, उसमें जितनी भी कानूनी मदद थी
वो अब्दुल गफ्फार एडवोकेट के ही ज़ेर सरपरस्ती हुई है। ये अलग बात है कि वो बड़े चालाक इंसान थे, उन्हें मालूम था कि इसमें घपलेबाजी का मामला है, पाकिस्तानी शहरी सब है ये, और ये सब प्रॉपर्टी घपलेबाज लिया था। उन्होंने कहीं अपनी साइन नहीं की। एक मरहूम वकील थे अब्दुल क़य्यूम साहब, उनके दस्तखत से बहुत सी जायदादें बिकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये जायदादें जिन कागजात पर बिकी हैं, जो बुनियादी कागज़ हैं, जो इस एसओ लेवल का आदमी इस पूरे शत्रु प्रॉपर्टी की जांच अधिकारी है, इंक्वायरी अफसर है, विवेचना कर रहा है, वो उस शख्स को चाहिए, उस तहकीकाती अफसर को चाहिए कि वो सबसे पहले इन शत्रु संपत्तियां बेचने वालों को और इनको अपने मिल्कियत जताने का हक जताने वालों को सबसे पहले उन कागजात को तलब करे। वो हिबानामा कहाँ है, वो प्रॉपर्टी कहाँ है, बना लीजिए उस प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ हैं, वो मुख्तारनामा कहाँ है। सबसे पहले जांच अधिकारी को वो मानना चाहिए। जब वो सामने आ जाएंगे, वो सब कागजात जब सामने आएंगे और पब्लिक डोमेन में आएंगे, तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और फिर वासिफ अजीम की जो विल है, वसीयत है, उसके हवाले से, क्योंकि FIR वासिफ अजीम ने तारिक इब्राहिम के ख़िलाफ़ कानपुर में दर्ज करा दी, हालांकि उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस तो जाहिर सी बात है, पैरवी करेंगे तो पुलिस हरकत करेगी, अदरवाइज़ पुलिस को क्या पड़ी कि आप किस हाल में। बहरहाल अब ये वक्त आ गया है कि अब इंक्वायरी अफसर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डीलर है इससे, और जो दलाल हैं, जो इस सब प्रॉपर्टी डीलर्स जो इन प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे हैं शत्रु संपत्तियों से, इनसे कहे कि लाओ वो हिबानामा हमें दिखाओ, कहाँ है वो कागज़, वो मुख्तारनामा जिसकी बुनियाद पे तुमने एक प्रशासन का मोहतात अंदाज़ा है कि 23 करोड़, हालांकि 23 करोड़ ये सिर्फ क्या नाम है इलाकाई रेट हैं, असली कीमत तो न जाने कितनी है। बहरहाल ये कागज़ सामने आना बहुत ज़रूरी होगा।